इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो इस बुक के पूरे एसेंस को कवर कर लेते हैं। नाम है रिलीजन एंड द डिक्लाइन ऑफ मैजिक, जिसको लिखा है कीथ थॉमस ने। मोस्ट प्रोबेबली आपके सिलेबस में प्रोलॉग और चैप्टर्स 2 to 6, 19 and 22 इंक्लूडेड हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इन सारे चैप्टर्स की एक डिटेल्ड समरी टाइप आप बोल सकते हो या एक एनालिसिस बोल सकते हैं, हम उसे जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इन चैप्टर्स के बारे में अच्छे से। सो बिफोर बिगिनिंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। सो लेट अस बिगिन। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो ये बुक है, ये बुक है किस बारे में। पहली बात तो ये जो बुक है, इसको लिखा था कीथ थॉमस ने, 1971 में पब्लिश हुई थी। इस बुक के अंदर किस चीज को मेन आइडिया की तरह पोर्ट्रे किया गया है। हमारा जो मेन आइडिया है वो ये है कि अर्ली मॉडर्न यूरोप में रिलीजन और मैजिक क्या प्लेस पे थे या क्या इम्पोर्टेंस रखते थे, यानी कि रिलीजन और मैजिक की क्या महत्वता थी उस टाइम पे मॉडर्न यूरोप में। तो उसी के बारे में ये बुक बात करती है। जो प्रोलॉग है हमारा इस बुक का, उसमें बताया जाता है कि हमारी बुक की जो सेंट्रल थीम है ना, वो है असली में तो रिलीजन मैजिक ही है ऑब्वियसली, बट उसके अंदर भी क्या कि अर्ली मॉडर्न यूरोप ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहाँ पे आम लोगों की जिंदगी में मैजिक यानी कि जादू बहुत ही एक्सेप्टेबल चीज थी, बहुत ही कॉमन चीज थी, नॉर्मल चीज थी। कि वो काला जादू आप बोल लो या नॉर्मल मैजिक की कुछ बातें, क्या पता वो सच थी या नहीं थी, ऐसी बातें बहुत कॉमन हो चुकी थी नॉर्मल पीपल की लाइफ्स में। ये जो लास्ट की 3 लाइन्स है, ये है द ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम अ वर्ल्ड where magic was an accepted part of everyday life to one where it became increasingly marginalized and condemned by religious authorities। पर धीरे धीरे वो ऐसा जो वर्ल्ड, ऐसी जो जगह थी उनकी, ये जो मॉडर्न यूरोप था जहाँ पे सबको मैजिक बहुत ही कॉमन लगता था, बहुत ही एक्सेप्टेबल था उनके लिए, ये धीरे धीरे चल के वहां पे मार्जिनलाइज कर दिया गया, यानी कि कम कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, रोक टोक लगा दी गई मैजिक को शो करने के लिए, कि भी कोई भी मैजिकल प्रैक्टिस करने के लिए। और ये जो रोक टोक थी, जो रोक थी, किसने लगाई थी? जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी वहां की, उन्होंने लगाई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये चीजें लोगों को बहका रही हैं, लोगों को गलत राह पे लेके जा रही हैं। हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर्स में आगे कवर करेंगे। तो अब नेक्स्ट सारे चैप्टर्स का एक कंबाइंड एनालिसिस हमने यहाँ पे पॉइंट्स में दिया है, ताकि आपको इसको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स और नोट डाउन दीज पॉइंट्स एज दे विल हेल्प यू अ लॉट। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे इस पॉइंट में बताया गया है, पहले आपको ये बता दूं कि जो मॉडर्न यूरोप था, आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडर्न यूरोप की स्थापना आप बोल लो, या जो मॉडर्न यूरोप कैसे आया, कैसे बना ये मॉडर्न यूरोप, ये बेसिकली बहुत ही लंबा टाइम लगा यूरोप को मॉडर्नाइज होने में। बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1789 टू 1900 एंड आई गेस 14 और 15, इस टाइम तक यूरोप हमारा यूरोप में अलग अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही थी। यूरोप में डेमोक्रेटिक अथॉरिटीज बन रही थी, डेमोक्रेसी आ रही थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बदल रही थी, ऐसी कुछ चीजें हो रही थी। और इसी टाइम पे थॉमस बताते हैं, जो हमारे कीथ थॉमस हमारे राइटर हैं, बताते हैं कि रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन पीरियड था। रेनेसा आपको याद होना चाहिए कि दिस इज बेसिकली रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, की पुरानी प्रथाओं को, जो पुरानी आर्ट की प्रथाएं हैं, लिखने की या कुछ ड्रॉ करने की, उन प्रथाओं को जीवित करना, वापस रिवाइवल करना, उनको दोबारा अपने काम में शामिल करना, दैट वाज रेनेसा। तो बेसिकली इस पॉइंट में ये बताया जाता है कि जैसे जैसे रेनेसा बढ़ रहा था, रेनेसा के बारे में लोग जान रहे थे,
और क्लासिकल चीजों के बारे में जान रहे थे, ऐसी चीजों के बारे में जान रहे थे जो पहले हुआ करती थी। तो उन चीजों की वजह से लोग मैजिक में बिलीव करने लग गए। लोग जादू, काला जादू, क्या पता कुछ अच्छा जादू भी, इनमें मैजिक में अपना एक उनका बिलीफ हो गया। As the influence of organized religion grew, particularly with the rise of Protestantism, magic came to be viewed as incompatible with Orthodox Christian beliefs. पर अब टाइम बीता, और टाइम के बीतने के साथ जो ऐसे लोग थे जो चर्च को फॉलो करते थे या जो भगवान में ज्यादा मानते थे, अब उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि मैजिक तो एक तरह की ऐसी प्रथा है जो अपोज कर रही है भगवान को, जो भगवान से बिल्कुल अपोजिट जा रही है। तो उनको लगा कि अगर हम अपनी क्रिश्चियनिटी के बिलीफ्स को अगर हम दिल से मानते हैं, तो हमारे लिए जादू वगैरह सब खराब चीजें हैं, सब इनकम्पैटिबल चीजें हैं। तो इसीलिए जो क्रिश्चियनिटी की अथॉरिटीज थी, सॉरी जो क्रिश्चियन अथॉरिटीज थी, उन्होंने मैजिक पे रोक लगाने का डिसीजन लिया, viewing them as superstitious and potentially heretical. उन्होंने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उनको ये बिलीफ सुपरस्टिशियस लगते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये बस बनावटी हैं और लोगों में अंधविश्वास को जागृत कर रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते बढ़ते हम अपनी प्रोलॉग के पास वापस जाते हैं। अगर हम आगे के चैप्टर्स के बारे में जानना है, तो हमें प्रोलॉग से स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। तो बेसिकली प्रोलॉग में ये बताया गया है कि जो हमारे राइटर है कीथ थॉमस, इन्होंने इस तरीके से मैजिक को इंटरट्विन किया है रिलीजन के साथ कि ये पता चल सके कि कैसे बिकॉज ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मैजिक जैसी बहुत ही फैली हुई चीज थी जो वहां पे, बहुत ही फैली हुई प्रैक्टिस थी वहां पे, उस पे भी धीरे धीरे डिक्लाइन आ गया। रिलीजन एक इतना बड़ा आपका एरिया है जो किसी भी चीज पे रोक लगा सकता है या किसी भी चीज को बढ़ावा भी दे सकता है। ओके, तो और साथ साथ सिर्फ रिलीजन ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे लोगों को एजुकेट किया गया, जैसे जैसे लोगों में लिटरेसी बढ़ी, जैसे जैसे रेशनल फैक्ट्स के बारे में जाना गया थ्रू साइंस, क्योंकि लोग अब एजुकेट हो रहे थे, इसलिए लोगों ने मैजिक में अपना बिलीफ रखना बंद कर दिया या धीरे धीरे कम कर दिया। बट here religion was the most important factor, the major factor which was responsible for the decline of magic in the modern Europe. Moving forward, it delves into the perception of magic and witchcraft as demonic activities during the early modern period. अब यहाँ पे जो हमारे आगे के चैप्टर्स हैं, हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे पीछे चैप्टर्स में नहीं घूम रहे हैं। ओके, अब जो हमारी थर्ड स्लाइड थी, यानी ये पिछली स्लाइड से पहले वाली, उसमें हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे करके चीजें, लोगों में मैजिक का जो बिलीफ था वो कम होता गया क्योंकि क्रिश्चियनिटी की अथॉरिटीज ने उन पे रोक लगा दी थी। अब उसी की आगे बात की जा रही है, रोक क्यों लगा दी गई थी? क्योंकि जो क्रिश्चियन अथॉरिटीज थी, उनको ये लगा कि मैजिक एक डेमोनिक एक्टिविटी है, यानी कि इविल स्पिरिट्स को या फिर एक तरह की इविल फोर्सेस को बुलाने के काम आ सकती है। तो लोगों को लगता था कि ऐसे डिमोनिक एक्टिविटी को क्यों परफॉर्म करना चाहते हैं दूसरे, व्हाई डू दे वांट टू परफॉर्म मैजिक इफ इट इज सच अ डिमोनिक एक्टिविटी। इसीलिए इस पे रोक लगाने की बात की गई थी। It examines how the Christian church's teachings and doctrines shaped beliefs about the devil and his supposed influence on human affairs. Thomas explores how the fear of witchcraft was intertwined with religious beliefs and the perception of evil in society. अच्छा, फटाफट से समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब जो क्रिश्चियन अथॉरिटीज थी, वो ये चाहती थी कि इन पे रोक लगा दी जाए, राइट, कि ये जो हमारी डिमोनिक एक्टिविटी, सॉरी जो मैजिक है, इस पे रोक लगा दी जाए।
इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि पहली बात, मैजिक इज अ डिमोनिक एक्टिविटी। दूसरा दे उन्होंने क्या समझाया कि ये ना आपकी एज अ पर्सन आप पे बहुत बुरा प्रभाव डालेगी, बहुत बुरा इफेक्ट आएगा इसका आप पे। थर्ड, उन्होंने ये बताया कि इन सब चीजों की पूजा पाठ करने से और बीइंग इन सच एक्टिविटीज टू मच, इतना इन्वॉल्व होने की वजह से आपका जो इमेज है सोसाइटी में वो पूरा इविल बन जाएगा। इट मीन्स आपको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी एज अ citizen, as a person of the society. So in short, the people of the church, the people who were believing in God, they tried to shape they tried to shape belief कि ये जो मैजिक है इट इज अ एक्टिविटी जो डिमोनिक है, जो इविल है नेचर में। इसीलिए उन्होंने उस पर रोक लगानी स्टार्ट कर दी। आगे हम बात करते हैं थॉमस ड्वेल्स into literature surrounding demonology and witchcraft, particularly focusing on how these topics were discussed and depicted in religious texts, pamphlets, and other writings of the time. He examines how religious authorities sought to define and combat magical practices through the dissemination of demonological literature. अब यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं कीथ थॉमस, वो बताते हैं कि कैसे जो डेमोनोलॉजिकल लिटरेचर होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है लोगों को डीमंस के बारे में, लोगों को इविल के बारे में समझाने के लिए। और कैसे ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यूरोप वाज गेटिंग मॉडर्नाइज्ड, उस टाइम पे कैसे रिलीजियस टेक्स्ट में, पैम्पलेट्स में, हर जगह पे, हर राइटिंग्स में डीमंस के बारे में, इविल के बारे में लिखा जाता था। क्योंकि उस टाइम मैजिक चल रहा था एंड उस टाइम मैजिक बहुत ज्यादा, इन शॉर्ट आप अभी के वर्ड में कहें तो ट्रेंड में था बहुत मैजिक उस टाइम। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए अथॉरिटीज ने हर तरह के टेक्स्ट में इविल को, डेमोनोलॉजिकल लिटरेचर को ऐड कर दिया। और लास्ट में यही बताया गया है कि इन मैजिकल प्रैक्टिसेस पे जो एक डिक्लाइन आया था, इट वाज बिकॉज ऑफ द डेमोनोलॉजिकल लिटरेचर, क्योंकि लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे कैसे डीमंस होते हैं, कैसे कैसे इनकी पूजा करने से एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है ऑन द lives of the people who are doing so. This chapter, यानी कि हम आगे आ गए हैं, अब आगे चैप्टर है हमारा जो this discusses the methods used by religious and secular authorities to identify, prosecute and punish those accused of practicing witchcraft. अब आगे चल के क्या हुआ, पहले तो रोक लगाई, टेक्स्ट में लिख दिया। अब जो लोग नहीं मान रहे थे ना, उन पे ये बात निकाल दी गई, उन पे ये रूल निकाल दिया गया कि जो भी देखा जाएगा ऐसी कोई भी विचक्राफ्ट की प्रैक्टिस करते हुए, दे विल बी पनिश्ड, उनको पनिश किया जाएगा। Thomas examines the legal and social mechanisms that facilitated the witch hunts, including the role of confessions, torture, and community hysteria in fueling accusations and convictions. कभी कभी बातों को निकलवाने के लिए, कभी कभी लोगों को उनका जुर्म ताकि वो कबूल कर लें, इसके लिए भी उनको टॉर्चर भी किया जाता था, विच हंट्स भी रखे जाते थे और ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस की जाती थी जिससे वो लोग पकड़ में आ जाए। मूविंग टू आवर लास्ट स्लाइड, here Thomas explores the gradual decline of witch trials and prosecutions in Europe during the late 17th and early 18th centuries. अब उन्होंने बताया कि कैसे लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी तक आते आते ये जो विच ट्रायल्स थे, यानी कि जो विच क्राफ्ट था, ये धीरे 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 कम होने लग गया। ये बताते हैं कि कैसे और भी फैक्टर्स थे जिन्होंने इस डिक्लाइन में हेल्प करी, जैसे कि रिलीजियस एटीट्यूड्स, यानी कि जो रिलीजियस लोग थे, जो भगवान से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए ताकि ये मैजिक
और ये विच क्राफ्ट डिक्लाइन हो जाए, और काफी सारी लीगल पनिशमेंट भी निकाली गई, और ऐसी ही बहुत सारी चीजें की गई जिससे सुपर नेचुरल जो प्रैक्टिसेस है इन पे रोक लगाती जाए. दिस वॉज इन द लास्ट स्लाइड, सॉरी, देयर इज वन मोर स्लाइड. सो यहाँ पे बताते हैं थॉमस कि कैसे हमारी सोसाइटी में हमारा कल्चर और हमारे इंटेलेक्चुअल शिफ्ट, जैसे कि साइंस में प्रोग्रेस होना, लोगों में रेशनैलिटी बढ़ जाना, सेक्युलरिज्म बढ़ जाना, ये सब चीजें एक पॉजिटिव वे देती हैं कि लोग मैजिकल बिलीफ्स में मानना छोड़ दें, मैजिकल प्रैक्टिसेस करना छोड़ दें. He discusses how the Enlightenment era ushered in a new worldview that emphasized reason, empiricism, and skepticism, leading to the marginalization of magical thinking in European society. These two terms, empiricism and skepticism, I have already explained in some other video. I'll mention the link in description. You can go and watch that also. It is important and it is obviously interesting. ये पे हम अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो टाइम था ना जब रिलीजन और लिटरेचर ये मिलके लोगों को एनलाइट कर रही थी कि इनको विच क्राफ्ट से बाहर निकल आना चाहिए, विच क्राफ्ट प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए. इसी टाइम को एनलाइटनमेंट एरा कहते हैं, और इसी टाइम पे हमारी यूरोपियन सोसाइटी की ये जो मैजिकल थिंकिंग थी, ये जो सुपर नेचुरल इनके परसेप्शंस थे, इनमें डिक्लाइन आया. Thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave and comment for more videos. Thank you guys.